नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार सभी साथियों का नौहर पाठशाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं दोस्तों राज्य व्यवस्था की चर्चा को लेकर। पिछली क्लास में हम राज्यपाल के टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो आ जाइए राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या बात कर रहे हैं हम? राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो साथी इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज पिछले लेक्चर्स को आप देखें, चीजें और बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगी। हमने समझने का प्रयास किया था कि राज्यपाल का जो जिक्र है, राज्यपाल का जो उल्लेख है, वो भारतीय संविधान के भाग 6 में है। भारतीय संविधान का भाग 6 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 162 तक इसके बारे में जिक्र है, राज्यपाल के बारे में उल्लेख है। और पिछली क्लास में हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, और शक्तियां भी कौन सी पढ़ रहे थे? कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। और कार्यपालिका शक्ति में हमने पढ़ने का प्रयास किया था कि राज्यपाल राजस्थान के समस्त संवैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग के अध्यक्षों की व सदस्यों की नियुक्ति करता है। और पिछली क्लास में हमने जो संवैधानिक व गैर संवैधानिक आयोग है उनके बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। उनमें अंतर क्या होता है, कितने प्रकार के आयोग जनरली होते हैं, उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा था। समय ने आगे कल की क्लास में इजाजत नहीं दी थी, इसलिए इस बिंदु को बीच में छोड़ा था। आ जाइए आज हम इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। पहला आयोग कौन सा पढ़ा था हमने? पहला आयोग पढ़ा था संवैधानिक आयोग। कौन सा आयोग? संवैधानिक आयोग। और संवैधानिक आयोग में हमने दो अलग अलग आयोग पढ़े थे ना। जो चीज मैंने कल की क्लास में लिखवाती दोबारा नोट आपको नहीं करनी, और ना ही मैं दोबारा नोट करूंगा, केवल बोलकर आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना? पहले संवैधानिक आयोग और दूसरे कौन से आयोग पढ़े थे हमने? गैर संवैधानिक आयोग। ठीक है ना? ये हमने पढ़ने का प्रयास किया था। और संवैधानिक आयोग को भी दो भागों में बांटा था। एक हमने पढ़ा था मूल संवैधानिक आयोग, ये मैंने बताने का प्रयास किया था आपको, है ना? मूल संवैधानिक आयोग, ऐसे आयोग जिनका जिक्र मूल संविधान में था। और दूसरा हमने पढ़ा था संविधान उत्तर, है ना? संविधान उत्तर संवैधानिक आयोग। उदाहरण सहित मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। संविधान उत्तर संवैधानिक आयोग, एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ठीक है? इस अंतर को पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे और बीच में इसको हमने छोड़ा था। ठीक है, चलो। और इसमें भी गैर संवैधिक में भी, माफी चाहूंगा, गैर संवैधानिक में भी दो बताए थे। एक तो कौन सा? संवैधिक आयोग। कौन सा? संवैधिक आयोग मैंने आपको बताया था। और एक मैंने बताया था आपको गैर संवैधिक आयोग। गैर संवैधिक आयोग, गैर संवैधिक आयोग, ये मैंने आपको बताए थे मुख्यतः आयोग में अंतर। ठीक है, मुख्य प्रकार के आयोग ये बताए थे। आप ध्यान से समझना, हमने यहाँ 3 बिंदु लिखे थे। संवैधानिक आयोग में पहला बिंदु लिखा था वो आयोग जिनका उल्लेख भारत के संविधान के किसी न किसी भाग, किसी न किसी अनुच्छेद में है, ये पढ़ा था हमने। दूसरा, ऐसे आयोग जिनकी शक्तियों का स्रोत भारत का संविधान है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि ऐसे आयोग जिनमें यदि कोई संशोधन करना हो तो संशोधन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 3 अंतर हमने देखे थे, माफी चाहूंगा 3 बिंदु हमने देखे थे। गैर संवैधानिक आयोग में भी 3 बिंदु लिख लेते। पहला हमने कौन सा बिंदु लिखा था? ऐसे आयोग जिनका उल्लेख भारत के संविधान में तो नहीं होता, लेकिन किसी न किसी अधिनियम में इनका उल्लेख किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ऐसे आयोग जिनको शक्तियां भारत के संविधान से प्राप्त नहीं होती, बल्कि उस अधिनियम से शक्तियां प्राप्त होती हैं जिस अधिनियम के माध्यम से इनका गठन किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग काम कर रहे हैं, तो उनको देश का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या राज्य मानवाधिकार आयोग है, इन दोनों को शक्तियां प्राप्त कहां से होती हैं? 1993 का जो मानवाधिकार आयोग अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उन अधिनियमों के माध्यम से, उस अधिनियम के माध्यम से शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। तीसरा हमने पढ़ा था कि गैर संवैधानिक आयोग में संशोधन करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हम यदि इनमें संशोधन करना चाहते हैं गैर संवैधानिक आयोग में, तो हम कहां संशोधन कर सकते हैं? उस संबंधित अधिनियम में संशोधन कर सकते हैं जिस अधिनियम के माध्यम से इनका निर्माण किया गया। ठीक है ना? ये अंतर हुआ संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग। अब मूल संवैधानिक आयोग और संविधान उत्तर संवैधानिक आयोग में क्या फर्क होता है ये भी समझ लीजिए। केवल उदाहरण दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ध्यान से समझिए, मैंने लिखा एक आरपीएससी। कौन सा? आरपीएससी। समझ पा रहे हैं ना? राज्य आप इसे कहेंगे लोक सेवा आयोग, है ना? राज्य लोक सेवा आयोग। आप बहुत डिटेल में इसको जानते हैं,
ठीक है ना, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। आमतौर पे राजस्थान में सभी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियां हैं, राज्य लोक सेवा आयोग आयोजित करवाने का काम करता है। ठीक है ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब देखिए, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जो लोक सेवा आयोग है, इसका उल्लेख भारत के मूल संविधान में था। यानी 1950 में जब हमारा संविधान बना तो 1950 के मूल संविधान में आरपीएससी का उल्लेख किया गया था। आरपीएससी का मतलब ये कह रहा हूं, कहने का मतलब राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित किए जाएंगे या होंगे, ऐसा उल्लेख भारत के संविधान में था। यानी ये मूल संविधान में था। संविधान उत्तर का मतलब क्या हुआ? जैसे आप एक उदाहरण देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग का। किसका? राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे ना साथियों, तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में केवल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ही था। लेकिन 1992 में हम पढ़ेंगे 73वां में 74वां संविधान संशोधन किया गया और भारत के संविधान में जो ग्रामीण पंचायती राज व नगरीय पंचायती राज है उसको सरकार के तीसरे अंग के रूप में स्थापित किया गया। अब हमारी भारत सरकार को लगा कि भाई, हमारे संसद को लगा कि जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है उसको पूरे चुनाव करवाना उसके ऊपर बहुत भारी लोड हो जाएगा, बहुत भारी भरकम वर्कलोड हो जाएगा। इस वर्कलोड को कम करने के लिए हमारे संसद ने क्या करा, एक नए आयोग को गठित किया, राज्य निर्वाचन आयोग। प्रत्येक राज्य का निर्वाचन आयोग होता है जो पंचायती राज चुनाव को कंडक्ट करवाता है। आमतौर पे पंचायती राज चुनाव नहीं समझे बहुत सारे साथी, तो आप ये समझिए आपके गांव के जो सरपंच के चुनाव होते हैं, आपके क्षेत्र के पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव होते हैं, आपके जिले के जो जिला परिषद के चुनाव होते हैं, आपकी नगर पालिका के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, नगर परिषद के चुनाव होते हैं, वो आयोजित करवाने का काम कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। 1992 के बाद इस आयोग का गठन किया गया और 1992 के बाद गठन करने के बाद इसका उल्लेख कहां कर दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में। कहां? अनुच्छेद 243 के में इसका उल्लेख कर दिया गया। यानी इसको बाद में बनाया गया, संविधान उत्तर बाद में बनाया गया और संविधान में जोड़ दिया। ये कौन सा आयोग हुआ? संविधान उत्तर संवैधानिक आयोग। कहानी क्लियर हुई? संवैधानिक आयोग में एक मूल संवैधानिक आयोग, एक संविधान उत्तर संवैधानिक आयोग। मूल संविधान आयोग जिनका उल्लेख संविधान के निर्माण के समय में ही जिनका उल्लेख था वो संवैधानिक आयोग, जिनका बाद में निर्माण करके उनको संविधान में शामिल किया गया किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से, वो कौन से? संविधान उत्तर संवैधानिक आयोग। अब इसी तरीके से गैर संवैधानिक आयोग भी दो तरीके के होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा कि राज्य मानवाधिकार आयोग। उदाहरण एक एक दे रहा हूं, फिर अलग से आपको सूची बनवा दूंगा। राज्य मानवाधिकार आयोग। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें ना, तो राज्य मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, है ना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है। यानी संसद ने एक अधिनियम बना के इस आयोग का निर्माण किया। लेकिन आप समझें कि ऐसे आयोग जिनका निर्माण किसी न किसी अधिनियम द्वारा, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या फिर विधायिका द्वारा जिनका गठन किया गया, लेकिन जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन विधायिका द्वारा जिनका गठन किया गया किसी अधिनियम के माध्यम से, वो कौन से आयोग होंगे? सांविधिक आयोग होंगे। लेकिन कुछ ऐसे आयोग भी होते हैं दोस्तों जिनका निर्माण करने के लिए ना तो संविधान में उनका उल्लेख करना जरूरी है, ना ही उनके लिए अधिनियम बनाना जरूरी है, बल्कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो कार्यपालिका है, सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ आयोगों का गठन कर देती है। उन आयोगों को क्या बोला जाता है? गैर सांविधिक आयोग बोला जाता है। जैसे भारत में एक आपने नाम सुना होगा, नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। ध्यान रखना है साथियों, नीति आयोग जो है वो कौन सा आयोग है? नीति आयोग कौन सा आयोग है? गैर सांविधिक आयोग है। यानी इस आयोग के लिए सरकार को कोई अधिनियम बनाने की आवश्यकता नहीं, संसद ने कोई अधिनियम नहीं बनाया, बल्कि केंद्र सरकार ने अपनी कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किस आयोग का निर्माण कर दिया? नीति आयोग का। कहानी क्लियर हुआ? आशा करता हूं यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। 1 मिनट का समय लेते हुए जल्दी दोहरा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आयोग दो प्रकार के, पहला संवैधानिक आयोग, दूसरा गैर संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग में जिनका उल्लेख भारत के संविधान के किसी न किसी भाग में होता है, जिनकी शक्ति का स्रोत भारत का संविधान होता है, जिनमें संशोधन करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। गैर संवैधानिक आयोग जिनका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं होता, बल्कि उस अधिनियम में इनका उल्लेख होता है जिस अधिनियम के माध्यम से इनका निर्माण किया गया। दूसरा, इनकी शक्ति का स्रोत संबंधित अधिनियम होता है जिस अधिनियम के माध्यम से इनका निर्माण किया गया। और तीसरा,
इनमें संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। फिर हमने पढ़ा मूल संवैधानिक आयोग। मूल संवैधानिक आयोग जो 1950 में संविधान लागू होते समय ही भारत के संविधान में उल्लेखित थे, वो मूल संवैधानिक आयोग। और संविधान उत्तर संवैधानिक आयोग, ऐसे आयोग जिनका निर्माण बाद में किया गया और उन्हें संविधान में बाद में जोड़ा गया, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। सांवैधिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग का एक हिस्सा सांवैधिक आयोग, यानी ऐसे आयोग जिनका निर्माण किसी विधि द्वारा हुआ है। विधि मतलब संसद द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम या फिर राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम के माध्यम से जिनका निर्माण हुआ, उसे सांवैधिक आयोग कहते हैं। और ऐसे आयोग जिनके लिए किसी भी अधिनियम का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस आयोग का निर्माण कर दिया, उसे गैर सांवैधिक आयोग कहा जाता है। आशा करता हूं कि यहां तक की कहानी सभी साथियों को क्लियर हुई होगी। अगर इस बिंदु में किसी को डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर अगली क्लास में दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमने क्या समझा था? हमने समझने का प्रयास किया था कि राज्यपाल, कल की क्लास में शायद मैंने लिखवा दिया था ये लाइन, नहीं लिखवाया तो दोबारा लिखवा देता हूं, है ना। राज्यपाल राजस्थान के या राज्य के, राज्यपाल राज्य के समस्त, राज्यपाल राज्य के समस्त संवैधानिक, अब जो मैं शब्द लिख रहा हूं शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है। राज्यपाल राज्य के समस्त संवैधानिक व गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। यह भी एक राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है ना, ध्यान से आपको समझना है। राज्यपाल क्या करता है? राज्य के समस्त संवैधानिक व गैर संवैधानिक आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक, अभी मैंने आयोग का नाम लिखा, मैं संवैधानिक और गैर संवैधानिक अलग अलग नहीं लिख रहा, क्योंकि हम बहुत डिटेल में आयोग का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वहां डिटेल में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ केवल आयोगों के नाम लिख रहा हूं, है ना। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ध्यान से समझना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा जिक्र किया जाता है, राज्यपाल द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 316, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में राज्य लोक सेवा आयोग का जिक्र है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्यों की व अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। ध्यान से समझना, राज्य निर्वाचन आयोग साथी दो प्रकार के होते हैं। मतलब एक वो आयोग जो ग्रामीण पंचायती राज, कौन सा? ग्रामीण पंचायती राज का चुनाव कंडक्ट करवाने का काम करता है, ग्रामीण पंचायती राज। और दूसरा जो नगरीय पंचायती राज के चुनाव कंडक्ट करवाने का काम करता है, यानी जो नगरीय पंचायती राज, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके जो चुनाव होते हैं ना, इनसे संबंधित जो निर्वाचन आयोग है उसका जिक्र अनुच्छेद अलग में है, और ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित चुनाव होते हैं, इनका जिक्र अलग अनुच्छेद में है। ध्यान से समझना, लेकिन दोनों के दोनों जो अनुच्छेद हैं किसके संबंध में है? राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में ही। इसे बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। अगर ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित में निर्वाचन आयोग की बात करूं तो इसका जिक्र है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के किसके बारे में जानकारी देता है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, उस निर्वाचन आयोग के बारे में जो ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है। और अगर नगरीय पंचायती राज की बात करूं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद, एक मिनट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZA, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ZA नगरीय पंचायती राज निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, अगला एक और आयोग हमें लिखना है, जिसे बोलते हैं राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ याद रख लीजिएगा, राज्य वित्त आयोग और राज्य जो निर्वाचन आयोग है, इनका गठन पंचायती राज व्यवस्था भारत में संविधानीकरण इनका जब हुआ था, इनको संविधान में जब सरकार के तीसरे अंग के रूप में स्थापित किया गया था, तभी उसके बाद ही इनका गठन किया गया। ये भी दो है भाई, एक तो है कौन सा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ग्रामीण, चलो लिख ही देता हूं पूरा, ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित, ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित, और दूसरा नगरीय पंचायती राज से संबंधित। ग्रामीण पंचायती राज और कौन सा? नगरीय पंचायती राज। ध्यान से समझिएगा, ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित जो वित्त आयोग है, इसका जिक्र है भारतीय संविधान के 243 आई में, अनुच्छेद
243 आई, समझना इस बात को, अनुच्छेद 243 आई में जिक्र है। कहानी क्लियर हुई। और अगर आप बात करेंगे नगरीय पंचायती राज की, तो नगरीय पंचायती राज से संबंधित जो वित्त आयोग है, इसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 वाई में जिक्र है। अनुच्छेद 243 वाई। इन आयोगों के बारे में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, अलग से हम राज्य के समस्त आयोग पढ़ेंगे। बस आप केवल याद रखिए कि संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग जो होते हैं, उनके अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये तो आपको याद हो जाए अनुच्छेद, इसलिए मैं लिख रहा हूं। आप चाहे तो यहाँ इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे आपके जब भी ये टॉपिक रिपीट हो तो आपको याद रहे कि हाँ, हमने कहीं जिक्र किया था निर्वाचन आयोग का, वित्त आयोग का, लोक सेवा आयोग का। कहानी क्लियर हुई। ये सभी आयोग संवैधानिक आयोग हैं, क्योंकि इनके सामने मैंने, प्रत्येक आयोग के सामने मैंने अनुच्छेद लिखे हुए हैं। अनुच्छेद लिखने का मतलब समझ पा रहे हैं आप? अनुच्छेद लिखने का मतलब यह है कि भाई ये भारत के संविधान के किसी न किसी भाग, किसी न किसी अनुच्छेद में तो है, तभी अनुच्छेद लिखे हुए हैं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? गैर संवैधानिक आयोग की। किसकी? गैर संवैधानिक आयोग की बात कर रहा हूं। बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन मैं दो चार महत्वपूर्ण आयोगों का ही जिक्र करूंगा। उनके सामने मैं अनुच्छेद नहीं लिखूंगा, क्योंकि उनका उल्लेख किसी न किसी अनुच्छेद में है ही नहीं। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग, नंबर 1, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है भाई। आमतौर पे आप इसके बारे में पढ़ते हैं और परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। इसके अलावा कह सकते हैं राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग। कहानी क्लियर है? राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग के अलावा मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग के अलावा राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग। इसके अलावा विभिन्न आयोग हो सकते हैं, जैसे आप लिखें राज्य बाल संरक्षण आयोग, लोकायुक्त, ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। राज्य बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, लोकायुक्त, ये भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप बात करें तो राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, विभिन्न कई सारे आयोगों की आप बात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इन सभी बातों को एक शब्द से खत्म करता हूं, इत्यादि, क्योंकि यहाँ आयोगों की बहुत सारी सूची बनाने से कोई फायदा नहीं है। हमें केवल समझना था कि राज्यपाल विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। हम इस आयोग के टॉपिक को अलग से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इत्यादि शब्द के साथ आयोगों के बारे में जो बिंदु है उनको मैं समाप्त करता हूँ। फटाफट यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो देखो फटाफट लिखो, तब तक मैं दोहरा भी रहा हूं। हमने क्या पढ़ा? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में हमने पढ़ा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता होता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता होता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। 4 राज्यों के हमने नाम पढ़े, वहां का राज्यपाल जो होता है वो जनजातीय मंत्री की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन नहीं करता? उपराज्यपाल नहीं करता, एलजी नहीं करता, बल्कि कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमने ये भी पढ़ा कि जितने भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल के नाम से की जाएंगी, है ना, और राज्यपाल के नाम से जो शक्तियां प्रयोग की जाएंगी वो राज्यपाल या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि राज्य सरकार की कार्य शक्तियों का संचालन राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। इस बिंदु को हमने पढ़ लिया है। कार्यपालिका शक्ति के बारे में विभिन्न जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो समाप्त होते हैं। अब एक चीज और लिख लीजिएगा, ये स्पेशली राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में है, इसलिए आप हेडिंग डालेंगे राजस्थान, राजस्थान राज्यपाल की शक्तियां, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान के राज्यपाल के बारे में बड़ा ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है। राजस्थान का राज्यपाल जो होता है ना, वो निम्न जो मैं आपको बिंदु लिखवा रहा हूं, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं राजस्थान के राज्यपाल के पास। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझना चाहें तो आप 1 नंबर पे लिखेंगे राज्य सैनिक बोर्ड। आपने नाम सुना होगा, सॉरी पहले सैनिक बोर्ड की बजाय आप, हाँ राज्य सैनिक बोर्ड भी, पहले स्काउट एंड गाइड लिख लें। राज्य स्काउट एंड गाइड 1 नंबर पे लिखें, राज्य स्काउट एंड गाइड। नाम सुना होगा आपने बहुत अच्छे से इसका, राज्य स्काउट एंड गाइड। आमतौर पे स्कूल वाले बच्चे स्काउट एंड गाइड में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, स्काउट एंड गाइड। ध्यान से समझना, हमारा जो राज्यपाल होता है
हमारा जो राज्यपाल होता है, राजस्थान का जो राज्यपाल है, वो राज्य स्काउट एंड गाइड का संरक्षक होता है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का राज्यपाल स्काउट एंड गाइड का क्या होता है? संरक्षक होता है। बहुत सारे साथी ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में एक प्रश्न आए कि सर आपने कहा कि राज्यपाल राजस्थान के राज्यपाल के बारे में है, तो क्या ऊपर वाले प्रावधान राजस्थान के राज्यपाल के बारे में नहीं है? ऊपर वाले प्रावधान जो है वो भारत के समस्त राज्यों के राज्यपाल के बारे में है। जो अलग थे 4 राज्य वो लिखवा दिए, जो अलग था दिल्ली वो अलग से लिखवा दिया। बाकी जो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति सारे राज्यपाल ही करते हैं, बाकी मैंने कहा महाधिवक्ता की नियुक्ति सारे राज्यपाल ही करते हैं, बाकी मैंने कहा राज्य में जो आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति सारे राज्यपाल ही करते हैं। यानी बाकी जो प्रावधान है वो भारत के सारे राज्यपाल से संबंधित है, जो अलग थे वो मैंने अलग से लिखवाए भी हैं। लेकिन ये जो दायित्व लिखवा रहा हूँ, ये शक्तियां जो लिखवा रहा हूँ, ये राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में है, ठीक है ना। और राज्य से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है कि और राज्य का जो स्काउट एंड गाइड है उनका संरक्षक कौन होता है कौन नहीं होता, आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का जो राज्यपाल होता है, राजस्थान का राज्यपाल राज्य के स्काउट एंड गाइड का क्या होता है? संरक्षक होता है। इसके अलावा राज्य में सैनिक बोर्ड काम करता है, राज्य सैनिक बोर्ड काम करता है। राज्य सैनिक बोर्ड का सभापति भी कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। ध्यान से समझना, राज्य सैनिक बोर्ड, राजस्थान में राजस्थान सैनिक बोर्ड कह सकते हैं आप, है ना, राजस्थान सैनिक बोर्ड। राजस्थान सैनिक बोर्ड जो होता है ना दोस्तों, याद रखना है, राजस्थान सैनिक बोर्ड का सभापति, राजस्थान सैनिक बोर्ड का सभापति हमारा राज्यपाल होता है। इस बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। और क्या दायित्व है सर राजस्थान के राज्यपाल के? ध्यान से समझना है, भूतपूर्व सैनिक एकीकृत निधि, है ना, एक और हमारे यहाँ एक काम करता है, भूतपूर्व सैनिक एकीकृत निधि प्रबंधन कमेटी, एकीकृत निधि प्रबंधन कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने का प्रयास करना है आपको। प्रबंधन समिति कह लीजिए, प्रबंधन कमेटी कह लीजिए। इसके सभापति भी कौन होते हैं सर? इसके सभापति भी होते हैं राज्यपाल, ठीक है ना। हमारा राजस्थान का राज्यपाल इस समिति का क्या होता है? सभापति होता है। इस बात को भी बड़े इत्मीनान से, बड़े ढंग से समझने का प्रयास करना है। और कौन कौन से दायित्व होते हैं सर राजस्थान के राज्यपाल के? आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि एक हमारा एक संस्थान काम करता है, जिस संस्थान को हम कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक संस्थान, है ना, या पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर में इसका मुख्यालय है। तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक मुख्यालय जो उदयपुर में है, इसका वास्तविक रूप से जो अध्यक्ष होता है वो भी राज्यपाल ही होता है। ध्यान से समझना है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ब्रैकेट में लिख देता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मुख्यालय उदयपुर में है तो उदयपुर लिख दे रहा हूं मैं, है ना, उदयपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। इसका अध्यक्ष भी कौन होता है भाई? अध्यक्ष भी हमारा राजस्थान का राज्यपाल ही होता है। इस बात के बारे में भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और एक सोसाइटी काम करती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, समाज हित के लिए, है ना, मानव भलाई के लिए सोसाइटी काम करती है। कई सारे मानवीय कार्य किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। आमतौर पे अगर ब्लड की आवश्यकता हो तो ब्लड पहुंचाने का काम किया जाता है। उसकी एक शाखा राजस्थान में भी काम करती है। इस शाखा का नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन सा? रेड क्रॉस सोसाइटी। बहुत अच्छे से याद रखना है, रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है राजस्थान में, जो रेड क्रॉस सोसाइटी काम करती है ना, राजस्थान में राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी जो काम करती है, इसका अध्यक्ष भी कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी होता है हमारा राज्यपाल। इस बात को भी बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है। ये सारे के सारे प्रावधान हमारे राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में है। किसके बारे में? राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में है। और एक बिंदु और लिखेंगे आप, बिंदु नंबर 6, और ये अंतिम बिंदु है राज्यपाल के अलग से जो दायित्व पढ़े उनमें। ये बिंदु ये कि हमारे जो विश्वविद्यालय होते हैं, कौन से विश्वविद्यालय? विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटीज, क्या, जिसको आप यूनिवर्सिटी बोलते हैं। जैसे मैं जिस क्षेत्र से पढ़ा रहा हूँ, इस क्षेत्र में आमतौर पे बहुत सारे विद्यार्थी जो है गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो करते हैं। जैसे गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है तो गंगा सिंह एक विश्वविद्यालय है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, है ना। तो ध्यान से समझना है, ऐसे सारे विश्वविद्यालय
जो राज्य वित्त पोषित है। राज्य वित्त पोषित का मतलब है हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा उन्हें कुछ पैसा दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। ऐसे सारे विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। ध्यान से समझना, एक तो होता है कुलपति, एक होता है कुलाधिपति। किसी भी विश्वविद्यालय का जो मुख्य होता है, जैसे आपने अगर मैं याद कर पा रहा हूं, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा अगर कोई त्रुटि हो इसमें। आप आजकल ऐसा नहीं होता हो या हर विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होता हो तो आप मुझे बताएंगे भी कमेंट करके, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। जैसे आपने अपनी ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट देखी है, उसके पीछे आप देखिएगा लास्ट में कॉर्नर पे आपको हस्ताक्षर मिलेंगे, एक हस्ताक्षर मिलेंगे वीसी करके। वीसी 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 का मतलब वाइस चांसलर। वाइस चांसलर को ही हिंदी में बोला जाता है कुलपति। क्या बोला जाता है? कुलपति। यानी किसी भी विश्वविद्यालय का, किसी भी यूनिवर्सिटी जो होती है उसका आमतौर पे मुख्य कौन होता है? कुलपति होता है। कुलपति की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल। किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन राजस्थान के प्रत्येक विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलाधिपति यानी कुलपति से बड़ा जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन ध्यान से समझना है दोस्तों, राज्यपाल केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है जिन विश्वविद्यालयों को राज्य द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, राज्य द्वारा उन्हें अनुदान दिया जाता है, राज्य द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। इस बात को भी बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 6 नंबर बिंदु भी लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझें। बिंदु नंबर 6 क्या है? राज्य के या राजस्थान के समस्त वित्त पोषित, ध्यान रखना मैंने राजस्थान के समस्त वित्त पोषित लिखा है, आप इसे समझिए। राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित समस्त विश्वविद्यालय, राज्य के समस्त वित्त पोषित विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है भाई? राज्यपाल होता है। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है। राज्य के समस्त वित्त पोषित विश्वविद्यालय होते हैं, माफी चाहूंगा ये गलत शब्द मैंने लिखा, राज्यपाल लिखना है ना, राज्यपाल। राज्य के समस्त जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से आपको समझने का प्रयास करना है। नोट लगाएंगे और नोट लगा के लिखेंगे, राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है सर? राज्यपाल द्वारा की जाती है। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना है, करी जाती है या की जाती है। ये मैंने आपको बोलकर समझा दिया है, आप इसको आराम से नोट डाउन करेंगे। राज्य के राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय हैं, है ना, उनके समस्त विश्वविद्यालयों की, राजस्थान के वित्त पोषित समस्त विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति, माफी चाहूंगा, कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और कुलाधिपति कौन होता है? स्वयं राज्यपाल होता है। एक बिंदु और लिख ले नोट में, बिंदु नंबर 2 कौन सा नोट में लिखेंगे आप? केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझने का प्रयास करें, मैं एक उदाहरण लिख देता हूं। आप बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय सर? क्या राज्य में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं? जी हाँ, राज्य में भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं। उदाहरण आपको लिख दे रहा हूं, इस बात को समझने का प्रयास करें। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर में एक विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसके कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होंगे। ध्यान से समझना है, ठीक है ना। उदाहरण लिख दे रहा हूं, उदाहरण, केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर में
एक विश्वविद्यालय है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस किशनगढ़ अजमेर वाले विश्वविद्यालय का कुलाधिपति हमारा राज्यपाल नहीं होगा, ठीक है ना। भले ही राज्य में है केंद्रीय विश्वविद्यालय तो भी राज्यपाल उसका कुलाधिपति नहीं होता। एक बिंदु और नोट कर लीजिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी राज्यपाल नहीं होता। दिल्ली विश्वविद्यालय JNU, ध्यान से समझना है, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, इसके कुलाधिपति कौन होंगे? ध्यान रखना, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। बड़े ध्यान से, बड़े ही अच्छे से आपको समझने का प्रयास करना है। कुलाधिपति व कुलपति से संबंधित आपको मैंने तथ्य नोट करवाए हैं। जल्दी से इन तथ्यों को नोट करें, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जल्दी से नोट करें प्लीज, जल्दी से इनको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये लीजिए भाई, राज्यपाल की पहली शक्ति हमारी समाप्त होती है। कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल की शक्ति के बारे में जो पहली शक्ति हमने पढ़ना शुरू किया था राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, कार्यपालिका शक्ति, वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति विधिवत तरीके से हमने क्या कर लिया है? समाप्त कर लिया है। आ जाइए, राज्यपाल की दूसरी शक्ति को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी शक्ति कौन सी सर? राज्यपाल की दूसरी शक्ति है विधायिका शक्ति। कौन सी? विधायिका शक्ति। कौन सी शक्ति सर? विधायिका शक्ति। आ जाइए, विधायिका शक्ति के बारे में एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, विधायिका शक्ति में लगाएंगे नंबर 1, और सबसे पहले लिखना है साथियों आपको अनुच्छेद 171 सब क्लोज 3rd, 171 सब क्लोज 3rd, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 सब क्लोज 3, ठीक है ना। ध्यान से समझने का प्रयास करना है। इसमें आपको पहले लिख लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। राज्य विधान परिषद में, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कला, साहित्य, कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान, कला साहित्य विज्ञान, सहकारी आंदोलन, सहकारी आंदोलन, याद से समझना है आपको। कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सहकारी आंदोलन हो गया, वह समाज सेवा, एक बिंदु और ऐड कर लीजिएगा, वह समाज सेवा, वह समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, समाज सेवा क्षेत्र में लिख लीजिए, या उत्कृष्ट आप समझ ही जाओगे, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस लाइन को, एक एक बिंदु मैंने लिखा हुआ है, अब समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार इसको पढ़ रहा हूं फिर समझा रहा हूं। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल कला साहित्य विज्ञान सहकारी आंदोलन व समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब आ जाओ, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर आप देश की बात करेंगे ना, तो हमारे एक सर्वोच्च विधि बनाने वाला सर्वोच्च सदन है जिसको हम बोलते हैं संसद। दोस्तों, आप जानते हैं कि संसद में 2 सदन हैं। कितने? 2 सदन है। एक कौन सा? एक है सर लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। अभी हम लोकसभा की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले राज्यसभा की बात कर लेते हैं। राज्यसभा की अगर बात करेंगे ना, तो राज्यसभा में टोटल सदस्य होते हैं 245। कितने होते हैं?
245 होते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 245 में से सदस्य सारे के सारे निर्वाचित नहीं होते, इस तरीके से बंटे हुए होते हैं। 245 में से निर्वाचित सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं ना दोस्तों, वो 233 ही होते हैं। कितने होते हैं? 233 ही होते हैं। और आपने 245 में से 33 कम किया तो कितना बचा? 12 सदस्य निर्वाचित नहीं होते, बल्कि 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12। यानी भारत के राष्ट्रपति उन 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है या करते हैं जिन लोगों ने भारत के लिए कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हो। जिस तरीके से राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, उसी तरीके से जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है, ध्यान रखना भारत के केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। इसके ऊपर मैं पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने राज्य सरकार का परिचय दिया था वहां बात कर चुका हूं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं, पहली दफा जुड़े हैं, प्लीज आप पहले लेक्चर से देखना शुरू करें, तब चीजें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर होंगी। भारत के जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, उन राज्यों की विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या का 6वां हिस्सा क्या करता है? राज्यपाल उन राज्यों के विधान परिषद में मनोनीत करता है ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने कला, विज्ञान, समाज सेवा, इसके अलावा सहकारी आंदोलन आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हो। 6वां हिस्सा का मतलब, यदि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या, उदाहरण मान रहा हूं, यदि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है सर? यदि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या 36 है, तो 36 का 6वां हिस्सा कितना होगा? 6 सदस्य राज्यपाल उस राज्य के विधान परिषद में मनोनीत करेगा। कौन से सदस्य? जिन सदस्यों ने कौन से क्षेत्रों में? निम्न क्षेत्रों में कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। आशा करता हूं यहाँ तक की कहानी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हुई होगी। आगे वाले बिंदु पे चर्चा करना शुरू करेंगे। और विधान परिषद राजस्थान में है क्या सर? राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन विधानसभा या विधानमंडल का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। यहां मैं आपको कारण बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इस कारण पे हम जाएंगे तो ये राज्यपाल का टॉपिक है, पीछे छूट जाएगा। पहले राज्यपाल पढ़ लेते हैं। विधानमंडल जहां पढ़ाऊंगा वहां बाकायदा आपको कारण देके समझाऊंगा कि हमारे राजस्थान में विधान परिषद क्यों नहीं है, और 6 राज्यों में अगर विधान परिषद क्यों है, कौन से राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कौन से राज्यों में विधान परिषद है। यहाँ केवल इतना याद रखिए कि राज्यसभा की भांति राज्यों के विधान परिषद में भी क्या होता है? राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। आ जाइए दूसरे बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। अब लिखें, राज्यपाल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा आप इसको याद डिटेल में रख लीजिएगा ना। राज्यपाल राज्य विधानसभाओं में राज्यपाल राज्य विधान सभाओं में एक आंग्ल भारतीय नियुक्त कर सकता है। एक आंग्ल भारतीय नियुक्त कर सकता है, ये बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है ना? ये बड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना है। एक तो नियुक्त बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा, नियुक्त मैंने गलत शब्द प्रयोग किया। नियुक्त नहीं, मनोनीत कर सकता है। नियुक्त नहीं लिखिएगा, या मनोनीत लिखिएगा ना, मनोनीत कर सकता है। क्षमा प्रार्थी हूं, मनोनीत शब्द लिखिएगा यहाँ। राज्यपाल राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकता है। पहली बात तो मैंने कर सकता है क्यों लिखा है? कर सकता है इसलिए लिखा है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा, मैंने लिखा शॉर्ट में है, थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूं। कर सकता है मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक राज्य में ऐसा करना जरूरी नहीं। अब तो होता भी नहीं है, खैर क्यों नहीं होता वो भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन प्रत्येक राज्य में आंग्ल भारतीय मनोनीत करना आवश्यक नहीं है। भारत का संविधान कहता है कि जिन राज्यों में एक बड़ी संख्या में आंग्ल भारतीय निवास करते हैं, यदि उन राज्यों में राज्यपाल को लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व उस राज्य में नहीं है, लेकिन आंग्ल भारतीय काफी संख्या में रह रहे हैं, तो उस राज्यपाल को अधिकार है कि वो वहां उस राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय नियुक्त कर दे। क्या कर दे? एक आंग्ल भारतीय नियुक्त कर दे। आपके दिमाग में सबसे पहले प्रश्न आएगा, क्या सर ऐसे राज्य हैं भारत में जिनमें आंग्ल भारतीय नियुक्त होता था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि
वर्तमान में ऐसा कोई राज्य नहीं है, क्योंकि 25 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने एक संविधान संशोधन किया। उस संविधान संशोधन का नाम है 104वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट नंबर 104। 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 के माध्यम से सरकार ने आंग्ल भारतीयों का जो राजनीतिक आरक्षण था उसे क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। अब हमारे देश की लोकसभा में जो 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे वो भी मनोनीत नहीं किए जाएंगे, और किसी भी राज्य के विधानसभा में भी आंग्ल भारतीय मनोनीत नहीं होंगे। थोड़ा सा जानकारी देता हूं आंग्ल भारतीयों के बारे में, और फिर इसके बाद आगे के बिंदु पे चर्चा करेंगे। जैसे देखिए, हमने अगली स्लाइड पे समझने का प्रयास किया था कि हमारे एक लोकसभा है, एक राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्य 245 के 45 क्या नहीं होते, निर्वाचित नहीं होते। उसी तरीके से लोकसभा में जो सदस्य संख्या है ना दोस्तों, लोकसभा में सदस्य संख्या होती है 545। कितनी होती है? 545। और 545 ये भी सभी के सभी निर्वाचित नहीं होते थे। ध्यान से समझिएगा, नहीं होते थे। अब अलग है प्रावधान। इसमें 2 सदस्य जो है ना, 2 सदस्य कौन होते थे? आंग्ल भारतीय होते थे। कौन होते थे? आंग्ल भारतीय होते थे। ये आंग्ल भारतीय होता क्या है सर, अभी बताऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होते थे और 543 सदस्य क्या होते थे? निर्वाचित होते थे। 543 सदस्यों को हम चुन के भेजते थे। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव है ना, हम लोकसभा के अभी लोकसभा के चुनाव है, अभी चुनाव होंगे आगे हमारे क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ जो कैंडिडेट हैं, कई विभिन्न कैंडिडेट विभिन्न पार्टियों से कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, और पूरे भारत से हम ऐसे 543 कैंडिडेट चुनकर भेजेंगे। 543 निर्वाचित होते हैं, 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। आंग्ल भारतीय होता कौन है? सामान्य सी बात, पिता या दादा अगर यूरोपीय किसी देश का, यूरोप महाद्वीप के किसी देश का, अंग्रेजी देश का पिता या दादा हो, और माँ अगर भारतीय हो, उनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाएगी? आंग्ल भारतीय कहलाएगी। आपको कैसे पता चला सर आंग्ल भारतीय की परिभाषा ये है? तो एक आर्टिकल है सर, आर्टिकल है 366 सब क्लोज सेकंड, अनुच्छेद 366 है, और अनुच्छेद 366 का जो सब क्लोज है, उपभाग है, वो 2 है। ये किसके बारे में जानकारी देता है? परिभाषा देता है। किसके बारे में? आंग्ल भारतीय के बारे में। आंग्ल भारतीय की परिभाषा बताई गई है आर्टिकल 366 सब क्लोज 2 में, ठीक है ना। जिस तरीके से लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था, उसी तरीके से यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगे कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वहां का राज्यपाल क्या कर सकता था? वहां का राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता था, लेकिन अब मनोनीत नहीं करता। लेकिन पहले जब होता था, कौन कौन से राज्यों में आंग्ल भारतीय मनोनीत होते थे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। 14 राज्य ऐसे जिनका हम नाम लिखेंगे, और वर्तमान में कहां ये प्रावधान हटा दिया, कब ये प्रावधान हटा दिया, इसके बारे में मैंने बता दिया, कल की क्लास में हम लिखेंगे, ठीक है ना। और लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन जो होता है, जो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत किया जाता है, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में जो आरक्षण है विधानसभा में, लोकसभा में, इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है और क्या है इनके बारे में वर्तमान प्रावधान, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज नहीं, आज और पढ़ने की वक्त हमें इजाजत नहीं देता, इसके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होगी। यदि साथियों मेरे द्वारा पढ़ाई गई किसी भी चीज में आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दे दिया जाए। आज इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास को समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल राज्यपाल के बारे में और बेहतरीन चीजों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि।